HTET PGT जो हरियाणा का होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका जो PGT वाला लेवल 3 का पेपर है बायो से रिलेटेड, उसके PYQ को एनालिसिस करेंगे, प्लस सिलेबस देखेंगे, साथ में HPSC PGT वहीं पे जो PGT होता है एग्ज़ाम उसका सिलेबस देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट सोर्स देखेंगे और क्या NCERT इनफ है वो भी देखेंगे। ठीक, देखते हैं। ये सिलेबस के पॉइंटर्स हैं, ये कि सेल दिया है तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, प्लांट टिश्यूज, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। यहाँ पे बहुत कंसाइज वे में दिया है, पढ़ के ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग NCERT से क्वेश्चंस बनाते होंगे, लेकिन अभी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ NCERT से क्वेश्चंस नहीं बनाए जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज़, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। फिर नेक्स्ट दिया है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और वेरियस लाइफ प्रोसेस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन और सीड जर्मिनेशन, डोर्मेंसी इन प्लांट्स। फिर प्लांट फिजियोलॉजी है जिसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बताया, और मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जितने भी पॉइंटर्स दिए हैं वो साफ साफ लग रहे हैं कि यहाँ पे NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते होंगे, सिलेबस देख के ऐसा लगता है। एनिमल टिश्यूज़ में दिया जैसे एनिमल किंगडम है, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, फिर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स और डिफरेंट सिस्टम्स, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, डेवलपमेंट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इकोनॉमिक जूलॉजी। उसी में और पॉइंटर्स में था ये सब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, केमिकल, ये सारे के सारे चैप्टर्स दिए हैं NCERT में। फिर है कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, डिजीजेस, उनके टाइप्स, कॉजेज़ क्या हैं, एजेंट्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, स्ट्रैटेजीज़ फॉर फूड, इन्हांसमेंट ऑफ फूड और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर फूड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। इकोलॉजी में दिया है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है, आपने पढ़ के यहाँ पे आप आए होगे क्लास 11th और क्लास 12th NCERT, तो उनके सारे चैप्टर्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आगे दिया ये कुछ साइकिल्स दिए हैं और नेचुरल रिसोर्सेज। फिर ये जेनेटिक्स में दिया जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये सब के सब चैप्टर्स हैं। बायोटिक, उनके प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और सब्जेक्ट रिलेटेड टू पेडागोजी। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखेंगे कि क्या सच में ये NCERT से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। तो एज पिरामिड, स्पीशीज इंटरेक्शन, सेक्स रेशियो, नेटैलिटी। यहाँ पे ये मैंने NCERT का ही लिया है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है कि पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट्स, ये लाइन, that individual organisms do not, birth rate, death rate, sex ratio and age distribution। तो क्या नहीं दिया है, स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन NCERT से था। फिर हम ये देखेंगे रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, यहाँ पे प्रपोज्ड बाई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये NCERT का ही लाइन है। यहाँ पे देखेंगे कि देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स थ्रू सच नाइव क्वेश्चंस through an analogy, the Rivet-Popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, यानी कि इकोलॉजी के क्वेश्चंस NCERT से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। फिर है कि रुबिस्को, लिग्निन, DNA, सेलुलोज। तो यहाँ पे देख, अगर आप नोटिस करोगे तो लाइन बाय लाइन, जैसे कोलाजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस, यानी कि रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर रिसर्व्स। यहाँ पे पूछा क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ, तो यानी कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं है। ठीक, NCERT से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोलॉजी का, यानी कि उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग NCERT सफिशिएंट नहीं है। ये है स्पीशीज इंटरेक्शन। PYQ करते टाइम मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो मतलब 3 बार से ज़्यादा आ गया एक बार। तो देखते हैं
कॉमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि हर साल आपको एक दो ऐसे करके क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। जैसे ये 2022 का है और ये 2020 का है, और एज इट इज़ क्वेश्चन देखने मिलते हैं। इसी से टेबल से क्वेश्चन बना लिया जाता है। कॉमेंसलिज्म है तो +0, ये दिया है कॉमेंसलिज्म +0, यानी कि एनसीईआरटी का ही टेबल है, तो ये सही है। और इंटरेक्शन यहाँ पे दिया है कि कौन सा इनमें से करेक्ट मैच है, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिएशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और ये, ठीक। यानी कि ये इकोलॉजी का जो टॉपिक है ये सब एनसीईआरटी से आता है। आगे हम देखेंगे, ये है कॉन्कोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कोतवाल की बुक है एनिमल किंगडम, वहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे एनिमल किंगडम जो है वो आप एनसीईआरटी से सिर्फ अगर पढ़ाई करते हो तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन करंट ऑफ द वाटर इन स्पंजेस, तो ये एनसीईआरटी है और यहाँ पे कोइनोसाइट्स दिया हुआ है, कोइनोसाइट्स सही आंसर है, तो ये क्वेश्चन मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे पूछा है कि माइग्रेटिंग लावा ऑफ द एस्कैरिस टेक्स प्लेस इन इट्स 4th मोल्ट इन, तो एस्कैरिस को काफ़ी डिटेल में इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। ये है कोतवाल बुक, उसमें दिया हुआ है, ये देखिए। प्राइमरी माइग्रेशन के बारे में दिया है, सेकेंडरी माइग्रेशन के बारे में दिया है, और यहाँ क्वेश्चन था कि वाइल माइग्रेटिंग लावा ऑफ द एस्कैरिस टेक्स प्लेस इट्स 4th मोल्ट, तो यहाँ पे दिया है कि ये 4th stage lava leaves its temporary home in lung alveoli through trachea, reaches the pharynx from where it is coughed up and then swallowed for the second time into the gut. In the intestine it molts for the 4th last time to become an adult. तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इंटेस्टाइन। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को बहुत अजीब तरीके से फ्रेम किया हुआ है कि वाइल माइग्रेटिंग लावा टेक्स प्लेस इन, अगर फाइनल होगा तो इंटेस्टाइन है, तो जो फाइनल आंसर की है उससे आप मैच करा लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा वेग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है कि एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये भी एनिमल किंगडम कोतवाल की बुक में दिया है। ये है, ये लाइन देखिए, रेप्टीलिया है और उसके बाद ये लिखा है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ द हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स प्लेट्स, और ये सब देखने मिलते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो डॉग फिश, स्कोलियोडॉन का मतलब होता है डॉग फिश, और रैबिट, लिजर्ड, फ्रॉग, तो रेप्टीलिया है। और अगर हम फोटोज़ को ही देख लें, ये सब रेप्टाइल्स हैं, तो क्रोकोडाइल दिख रहा है, टोर्टोइस दिख रहा है, स्नेक्स दिख रहे हैं, तो क्या बोला लिजर्ड, तो लिजर्ड जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, एनिमल किंगडम से ही है, स्कल इन द मेंबर्स ऑफ द रेटिटी, तो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, फ्लाइट वाले और फ्लाइटलेस, उनसे क्वेश्चंस बनाए गए। काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे सुपरफिशियल क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं। स्कल के टाइप्स पूछे हैं, ये है कोतवाल की बुक का स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो ये लिखा है पैलियोग्नेथस या फिर ड्रोमेगोनेथस पैलेट। दिस टाइप ऑफ पैलेट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिटी, जैसे कि ऑस्ट्रिच, रिया, किवी या फिर ये। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है एग्जाम्पल ही पूछ ले कि इनमें से इस तरीके का स्कल किस में देखने मिलता है, तो ये 4 ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी वाला। ये देखिए, स्कल इन द मेंबर ऑफ, यहाँ पे दिया रेटिटी, तो पैलियोग्नेथस दिया नहीं है, तो हम ये कहाँ गया, ये ड्रोमियोग्नेथस के साथ जाएंगे, तो 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है एंजाइमोलॉजी। देखिए, जो HTET PGT है उसका जो सिलेबस है बहुत वीक सिलेबस है, पॉइंटर्स दे दिए हैं सीधा एनसीईआरटी से उठा के, लेकिन जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो एक्चुअल में HPSC PGT के पॉइंटर से क्वेश्चन उठा रहे हैं। अभी आपको मैं दिखा दूँगी, यहाँ पे हम देखेंगे ये HTET PGT का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे
एंजाइमोलॉजी से क्वेश्चन बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब ये समझिए कि कम से कम 4 अलग अलग बुक्स जो है बायोकेमिस्ट्री की, उनको एनालाइज करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मिला। तो ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिस्टमेटिक नेम फॉर द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ईसी मतलब होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में आता है, और ये जो है एंजाइम कमीशन आई गेस ऐसे करके है, और इनके नंबर्स दिए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए, ये कुछ नंबर्स हैं, ईसी नंबर, ईसी नंबर, ईसी नंबर, ईसी नंबर, ईसी नंबर, और इन्हीं से क्वेश्चन उठा के ऐसे बनाया गया है। और साथ में जैसे ये ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइगेसेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेसेस, ठीक। और इनको अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे कि एक्रोनिम होता है ओथ लिल करके, तो वो भी आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है ना। तो जो बीएससी लेवल के स्टडी कराई जाती है बायोकेमिस्ट्री की, वहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डीप है। तो ओथ लिल करके एक्रोनिम बनाया गया है, यही चीज़ है। फर्स्ट लेटर आप देखें, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ओ, टी फॉर ट्रांसफेरेज सेकंड वाला, थर्ड है एच हाइड्रोलेजेस, एल है लाइगेजेस, आई है आइसोमेरेजेस, एल है लाइगेजेस। तो इन्हीं के नाम है, एक्रोनिम बनाया गया है। नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है। तो बुक कौन सी है ये देखिए, बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण इनका नाम है। इसी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैंने 3-4 अलग अलग किताबें देखी बायोकेमिस्ट्री की जहाँ पे ईसी नंबर करके ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो आगे देखेंगे इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चंस कैसे बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर बस रफली मेंशन कर दिया था, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखेंगे जैसे CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन, तो इंटरफेरॉन, प्लाज्मोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स होगा। इम्यूनोलॉजी की कोई भी किताब आप रेफ़र कर सकते हो, ये कूबे की बुक है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 800, 900, 1200 इतने पेजेस की बुक उठाओगे। ये भी तो देखना होगा ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो या एनालिसिस वो क्या है। अब मान लीजिए कि आपने 1200 पेज की कोई किताब पढ़ी, ठीक, उससे बन रहे हैं एक क्वेश्चन, तो आपको भी अच्छे से पता है कि ये टाइम का सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज्ञानी आप बन जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि जब 4 अलग अलग किताबें देखने के बाद एंजाइमोलॉजी से एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पढ़े जाएँ। पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, यूनिट वाइज एनालिसिस करना होगा। उसके बाद हमें अपनी स्ट्रैटेजी ठीक तरीके से बनानी होगी। तो हमने देखा कि इम्यूनोलॉजी से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जो एंजाइमोलॉजी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जो एंजाइम मतलब बायोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं, जो एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो इकोलॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक अगर ना भी पढ़ो तब भी चलेगा। आगे हम देखेंगे, ये हो गया, ये भी हो गया, ये है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमारा फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। तो ये दोनों जो किताबें हैं इनको आप इग्नोर मत करना। जिनका थोड़ा सा बेसिक्स और ज़्यादा ख़राब है वो 9-10th की देख लेंगे, 9-10th वाली एनसीईआरटी, सिर्फ बायो। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ये किताब, ये दोनों ही आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें कट कर दी हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि 2-3 चैप्टर्स हैं और वहाँ पे कट कर दिया गया नए एनसीईआरटी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पुराने वाले थे वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक। तो इसलिए पुराना वाला भी देखेंगे, नया वाला भी देख लेंगे। जूलॉजी की अगर बात करी जाए तो जो एनिमल किंगडम का पोर्शन है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ से 2 किताब है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, और ये आई गेस दोनों ही 700-800 पेजेस के होंगे। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर आप नॉवेल पढ़ते हो और फिक्शन वगैरह, नॉन फिक्शन जो भी, अगर आपको शौक़ रहा है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा कोई भी आर्टिकल उठा के 10-20 दिन आप पढ़ना, उसके बाद धीरे धीरे रीडिंग की हैबिट हो जाएगी तो आपको समझ। और अच्छी बात क्या है इन बुक्स की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी कि हर तीसरे वर्ड पे एक गूगल करके ढूंढ रहे हैं या डिक्शनरी में कुछ देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सिलेबस के पॉइंटर्स और पीवाईक्यू साथ रखेंगे ताकि समझ आए कि हमें कौन से चैप्टर पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है।
और जब भी कोई चैप्टर आप ख़त्म करते हो, जैसे मान लीजिए आपने मोलस्का पढ़ा, मोलस्का के बाद आपको ये है कि हाँ समझ आ गया कि अच्छा ऐसे 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 होता है, तो एक A4 शीट लेके उस पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस बार बार देखते हैं तो समझ आता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई टॉपिक इन दोनों में ही, क्योंकि एनिमल्स से रिलेटेड है, तो उनके तुरंत कोई आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे आप अभी देखोगे पेट्रोमाइजान 2 बार आया था HTET एग्ज़ाम में। अब पेट्रोमाइजान टाइप करके अगर आप यूट्यूब पे देखते हो 5 मिनट 7 मिनट के जो फॉरेनर्स हैं, उनके बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस पड़े हैं और वो बताते हैं कि कौन सा एनिमल कैसे दिखता है, क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, जैसे अगर आप मोलस्का की डॉक्यूमेंट्री देखते हो, मैमल्स की डॉक्यूमेंट्री देखते हो, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं फालतू हैं, वो चीज़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करेंगी। ये किताब आपको और बेहतर तरीके से समझ आने लगेगी। लेकिन एक किताब पढ़ने में अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हो 2 से 3 महीने लगेंगे कि एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद तुरंत नोट्स नहीं बनाते हैं, अगले दिन फिर उसके बाद आप पढ़ोगे, फिर आप वीडियोस देखोगे, फिर आगे पढ़ाई करोगे और उसके बाद नोट्स बनाओगे। नोट्स भी ऐसे बनाना होता है, माइंड में आपके तरीके से नोट्स बनाना होता है। आगे हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, तो इसको आप ऐसे ही नॉवल के तरीके से रीड कर लेना, जो ये बायोकेमिस्ट्री है। और BSc फर्स्ट ईयर की जो बुक आती है, सिंह पांडे जैन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी किताब है, तो बॉटनी के लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन आता, ये 2022 यानी कि बहुत ही रीसेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आर्मडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर, तो TB, लेप्रोसी, कोरोना, एड्स। ध्यान रहे ये 4 दिन अलग अलग किताब पढ़ के उसके बाद मुझे ये एक क्वेश्चन के लिए 4 किताब पढ़ना पड़ता है, मतलब कमाल है। तो ये है सुभाष चंद्र, इनकी किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था, 9 बैंडेड आर्मडिलो इज़ अनदर एनिमल हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एम लेप्री, मतलब वही माइकोबैक्टीरियम, लेप्री यानी कि लेप्रोसी। इन आर्मडिलो एम लेप्री कॉजेज अ जनरलाइज्ड इन्फेक्शन विद दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एम लेप्री इन दीज एनिमल्स प्रोड्यूस। ये देखिए, ये जो हमारे काम का है क्या है, दिस एनिमल इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लेप्री बेसिली फॉर जेनेटिक स्टडीज़। क्या बोला है, आर्मडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, किसके लिए? तो आप लेप्री देख रहे हो तो लेप्रोसी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर है, ये दिया है आर्मडिलो, लेकिन 9 बैंडेड आर्मडिलो। अब इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस बहुत डीप में बनाए गए हैं। अब अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ तो एक किताब मैंने पढ़ा था, नाम याद नहीं आ रहा, 2-3 एक फीमेल और मेल करके ऑथर्स थे, बड़े अच्छे ऑथर्स थे, ऑरेंज कलर की बुक है, तो वो मैंने देखा था, काफ़ी अच्छी किताब थी। उसमें नहीं मिला। कूबे की इम्यूनोलॉजी ख़त्म कर ली, उसमें भी नहीं मिला। एक और इम्यूनोलॉजी थी, वो भी नहीं मिला। कुछ और PDFs देखे, उसमें भी नहीं मिला। फिर उसके बाद ये एक ऐसी किताब मिली जिसमें ये क्वेश्चन था। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन जब फ्रेम किया जा रहा है तो वो काफ़ी अलग लेवल पे फ्रेम किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं, तो आपने HTET PGT, जो HTET का एग्ज़ाम होगा आपका लेवल 3 PGT, उसके क्वेश्चन को एनालाइज करके एक चीज़ समझा कि इकोलॉजी, फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स, और फिजियोलॉजी में भी अगर आप नोटिस करोगे जहाँ पे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, वो हार्ट वाले जितने भी डिजीज़ आप पढ़ोगे ना, जैसे कोई भी आप सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, और हर एक सिस्टम के बाद डिसऑर्डर्स आते हैं। तो जो डिसऑर्डर वाला टॉपिक है वहाँ से कभी भी NCERT स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बार NCERT के बाहर से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो उसके लिए कोई भी एक अच्छी सी फिजियोलॉजी की बुक आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन बनाए ही नहीं जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं इन्वेस्ट करने का। तो 3-4 जो नाम दिए होंगे NCERT के लास्ट में, आपको लगेगा वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कम से कम 15 से 20 आप पढ़ोगे तब जाके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर्स हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं HPSC हरियाणा का जो PGT होता है उसके सिलेबस क्या है। अब हम जब सिलेबस देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इसके सिलेबस के पॉइंटर से क्वेश्चंस HTET PGT में डायरेक्ट आए हैं। अभी देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ, इसको काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक एड्स, कीज़, स्पेसिमेन मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक्स, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और ये एरर है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 5 किंगडम वाला। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बोला है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा
और ये प्रोटोजोआ है, एरर है। फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एंजियो। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क म्यूजियम, सेलियंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइलम लेवल कॉर्डेट्स। तो इतने में ही समझ आना चाहिए कि एनिमल किंगडम काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करनी है। आगे देखेंगे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एंजियोस्पर्म का, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, रूट्स, सीड, टिश्यूज़, उसमें भी डिटेल दिया है। मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, एपिडर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, कैम्बियल एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ, टाइप्स ऑफ वुड्स, एनिमल टिश्यूज़, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एनालिड्स के, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, एनालिड्स, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन गया है। आगे देखते हैं अभी। ये है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल सेल साइकिल है डिटेल्ड, ये वर्ड हाईलाइट करना है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डेथ, और स्ट्रक्चर फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए एंजाइमोलॉजी, ये HPSC PGT का सिलेबस का पॉइंटर है, और ये क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, यहाँ से क्वेश्चन HTET PGT में आया था। ये है, ये देखिए, ये क्या है, ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं आया है, ये क्वेश्चन उसके सिलेबस के पॉइंटर से आया है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अभी ऐसे और देखते हैं हम, कहाँ गया, ये हो गया स्ट्रक्चर मैकेनिज्म, एरर है। सिंगल सबस्ट्रेट, बाई सबस्ट्रेट एंजाइम, एक्टिवेटर्स, इनिबिटर्स ऑफ कोएंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, इसको कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर रिलेशंस दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर इन टिश्यूज एंड सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सल्यूट्स, फूड, न्यूट्रिएंट, गैसेस, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूम, minerals required by plant, their absorbable form, function, deficiency, symptom, essentiality minerals का, और N2 metabolism। फिर आगे दिया कि biological fixation, cellular metabolism, gluconeogenesis, glycogenesis और glycogenolysis। फिर hormonal regulation, oxidation of food, respiratory efficiency of various food components, transport और detoxification of ammonia। तो पढ़ के ऐसा लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT से सॉल्व हो जाने चाहिए। लिपिड मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेशन, एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, C2 C3 कैम, C4 साइकिल, प्लांट प्रोडक्टिविटी, measurement of photosynthetic parameters, physiological response to abiotic stress, sensory photobiology, plant growth regulators, growth differentiation, redifferentiation, dedifferentiation, और उसके बाद mechanism of action of plant growth hormones। physiological effects की बात करी गई है, mechanism of action, ये action होगा, एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, फ्लावरिंग, फोटोपीरियोडिज्म, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंडोजीनस क्लॉक और उनके रेगुलेशन क्या है, फ्लोरल इंडक्शन क्या है, डेवलपमेंट, वर्नलाइजेशन, उनके प्लांट्स के मूवमेंट क्या है। तो पहले तो NCERT ख़त्म करनी है, उसके बाद अगर आप चाहो तो तेईस की बुक आती है, इसको रेफरेंस मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी देखेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम्स, मेजर फिजिकल फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शोन बाय ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, उनके रूल्स क्या हैं। रूल्स पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। रूल्स क्या हैं, जैसे एलेंस रूल और जो अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, और गवर्निंग अडेप्टेशंस, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ग्रोथ क्या है, लॉजिस्टिक कर्व, डार्विनियन फिटनेस। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे दिया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन एंड देयर थ्योरीज। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन यहाँ दिया है, और वहाँ पे HTET PGT में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप और डिकम्पोजिशन इन नेचर, एनर्जी फ्लो, GFC DFC, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी टाइप्स एंड इट्स पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लॉस एंड इट्स कॉजेज, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, जैसे कि इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, उनके इंडिकेटर्स क्या है, कॉजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, रिकमेंडेड फॉरेस्टेशन क्या हो सकता है, कैसे फॉरेस्ट को रीस्टोर किया जा सकता है, केस स्टडीज़ पूछ लिया है यहाँ पे। अभी आप नोटिस करोगे लास्ट पॉइंट, केस स्टडीज़ ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन। तो जैसे कि वो अमृता देवी बिश्नोई, तो वहाँ से क्वेश्चन अगर बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस के पॉइंटर से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये दिया है यहाँ पे, कहाँ गया,
पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स एंड ग्रोथ। और ये सिलेबस के पॉइंटर्स में दिया है HPSC PGT में। जब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन, तो ये HTET PGT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। और जब हम इसके सिलेबस को देखेंगे, ये है HTET PGT लेवल 3 का सिलेबस। तो इकोलॉजी दिया है, पॉइंटर्स में अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप HTET के एस्पिरेंट भी हो तो भी वो तो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए होता है ना। तो एक बार आप ये सिलेबस देख लेना, इनके पॉइंटर्स को नोट करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना लेना। आगे अगर हम देखेंगे तो सेम है, जो एनिमल फिजियोलॉजी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब NCERT की लाइन लिखी है, यहाँ पे रेस्पिरेशन लिख दिया है। सेम है, सब कुछ है, जैसे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि NCERT के पॉइंटर्स दिए हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि NCERT से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से नहीं आए हैं। तो आप कोई भी ABC की बुक आती है, प्रदीप की बुक आती है, कोई मतलब रेफरेंस मटेरियल ले लेना और उसके बाद उसे सप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि NCERT अकेले काफ़ी नहीं है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक देखेंगे, क्या बायोटेक के लिए अलग से कोई किताब पढ़नी होगी या फिर बायोटेक वाले टॉपिक के लिए NCERT काफ़ी है। तो उसका एनालिसिस थोड़ा बहुत मैंने किया था। जैसे मैंने क्या किया पता है, जैसे सिलेबस में यूनिट दिया है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे, ये देखिए सिलेबस में क्या दिया है, यूनिट वाइज दिया है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, फिर कुछ प्लांट किंगडम के टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर ये जैसे स्ट्रक्चरल, फिर ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर इधर आएंगे तो ये क्या है, फिर ये जैसे प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जितने भी पॉइंटर्स दिए हैं, इनको पढ़ने के बाद फिर जब PYQ की एनालिसिस करी जा रही है तो वहाँ पे ये मिलता है कि अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से बनाए गए हैं। फिर ये ढूंढा जाता है कि क्या NCERT में ये सब कुछ दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो हम NCERT तक ही रहेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर किस किताब से क्वेश्चन में भी पूछा गया हो। तो 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप अगर पढ़े हो अच्छे से BSc तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि यूनिट वाइज, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इस तरीके से यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ किया है, PYQ को एनालाइज़ किया है ईयर वाइज, और देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और वो उनका रेफरेंस मटेरियल क्या हो सकता है। तो अभी तक मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी ये 2 कंप्लीट कर लिया है, बाकी अभी बाकी है। तो जिनका एग्ज़ाम 2024 के दिसंबर मंथ में है, उनके लिए तो मैं कुछ खास हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा तब तक अगर टाइम मिलता है तो 4 से 5 अलग अलग रेफरेंस बुक लेके सब कुछ एक साथ क्लब करके एक माइंड मैप के नोट्स की तरीके से अगर मैं बना सकूं तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर रही हूँ। ठीक, देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। बायोटेक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, टेक्निक ऑफ सेपरेशन, आइसोलेशन DNA और क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोरिएक्टर्स, प्रोसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, क्रायोप्रिजर्वेशन, फ्यूजन मेथड्स, डिटेक्शन, एप्लीकेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, DNA वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पे दिया है DNA वैक्सीन्स, एडिबल वैक्सीन्स, तो यहाँ सिर्फ इतना ही वैक्सीन देके छोड़ दिया है। अब वहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं कि आर्मडिलो वाले मतलब एनिमल के मॉडल कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं जब वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा था। तो यानी कि इन सारे टॉपिक्स को सिर्फ NCERT से पढ़ाई नहीं कर सकते। GMO लेकिन बाकी चलेगा, जैसे GMO है पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, RNA है, और ये एप्लीकेशन इन द मेडिसिन, जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सीरम, यूरिन एनालिसिस, PCR, ELISA। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी आप देख लेना, उनके फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उनके यूज़, टेस्टिंग, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। तो देखोगे आप अगर ना वैक्सीन 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 काफ़ी ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो इसीलिए कीवर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करना होता है कि एग्जामिनर बार बार कोई चीज़ लिखा तो नहीं है। फिर बायो एथिक्स इशूज़, बायोपैरेसी। आगे हम देखते हैं, तो बायोटेक के लिए आप NCERT तक ही रखो, कोई और एक रेफरेंस मटेरियल देख सकते हो। आगे देखते हैं,
अगर बात करूँ HTET PGT बायोलॉजी के बारे में, तो वेटेज कुछ इस तरीके से था कि NCERT आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो इकोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ से बहुत सारे, जैसे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है, तो वहाँ से जो मोल बायो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहाँ से हर साल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो NCERT तक ही आ रहे हैं। पर वो एंजाइम वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री वाला, वो मतलब NCERT से बाहर था। तो हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिल ही जाने हैं। तो मान लीजिए 59 क्वेश्चंस आते हैं HTET PGT में, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन तो आप टच भी मत करो। 9 क्वेश्चंस मान के चलो कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ताकि दिक्कत हो। लेकिन अगर हम 50 को टारगेट करते हैं तो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हम 40 to 45 तक सही कर पाएँ। ये टारगेट रख सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो NCERT है वो बेस है, वो फाउंडेशन, उसको छोड़ नहीं सकते। 9 to 12 या 10, 11, 12 भी काफ़ी रहेगा। उसको लाइन बाय लाइन सब कुछ अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस जो फैक्ट्स है वो रटा होना चाहिए। कोतवाल एनुअल किंगडम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अकेले ये 2 किताब अगर आप पढ़ लेते हो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे। तो एनिमल किंगडम के लिए 2, लेकिन अब वही बात हो जाती है कि मतलब इसका भी एनालिसिस मैं कर दूँगी एनिमल किंगडम के बारे में, लेकिन देखते हैं। आगे दिया है कि ये पांडे जैन वाली किताब है जो बॉटनी के बारे में, और ये बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक जो ऊपर अभी आपको बताया था वो आप देख लेना अगर टाइम मिलता है तो। वरना आपको लगे कि एक ही क्वेश्चन तो आया है तो आप स्टिक करो NCERT, मोल बायो यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ NCERT, उतना काफ़ी है। आगे देख लेते हैं, ये कुछ और भी दिया है सिलेबस के बारे में, जैसे प्लांट स्ट्रक्चरल डिटेल, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, उनके टाइप्स क्या हैं, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर आप ये देख रहे हो ना, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, तो ये आप उम्मीद भी मत करना कि NCERT से सॉल्व हो सकता है। इसके लिए आपको रेफरेंस मटेरियल कुछ ना कुछ कहीं इधर उधर से सप्लीमेंट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक से। फिर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमास्कुलेशन, बैगिंग, ये सब दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। फिर ये दिया जैसे इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। आगे है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन का क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, सेक्सुअल बिहेवियर इन इन्फेंसी, प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एंड अडल्ट। तो अगर आप नोटिस करोगे ये पॉइंटर्स में दिया है, प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एंड अडल्ट, सेक्सुअल बिहेवियर। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है कि यहाँ पे वो एडम एप्पल से क्वेश्चन आया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और से उठा दिया है, सिलेबस के पॉइंटर से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। फिर अडल्ट, फिर इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी, पाचुरेशन, मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन आया था, लैक्टेशन, इन्फेंटाइल मेमोरी ग्लैंड, फिर प्यूबर्टी चेंजेस मेमोरी ग्लैंड्स में कैसे कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है अडल्ट मेमोरी ग्लैंड का, और ये गैलेक्टियो पीसेस, मिल्क लेट डाउन, मेनोपॉज क्या है, सेनेसेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है एज का रिप्रोडक्शन पे, फीटल एम्ब्रियोनिक गोनैड्स क्या है, जेनिटल डक्ट्स क्या होता है। फिर ये सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो NCERT में ना मिले उसको बाहर से सप्लीमेंट कर लेना। हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन, डिसऑर्डर क्या है, ये डिसऑर्डर एक ही कीवर्ड मिला और सिर्फ दिया है कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, पर ऐसा नहीं है। डिसऑर्डर्स आप जितने भी सिस्टम पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी, वो क्या बोलते हैं डाइजेशन वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स एनिमल फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी बोल लो, उसमें डिसऑर्डर का टॉपिक जैसे ही आएगा आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। किसी भी किताब से कर लेना, लेकिन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस NCERT के बाहर से बन रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉजेज एंड इफेक्ट, बर्थ कंट्रोल मेजर्स, यानी कि ये तो आपको NCERT में दिया हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। नेचुरल मेथड्स क्या है, फिजिकल बैरियर मेथड्स क्या है, बायोकेमिकल, हार्मोनल। यहाँ से मुझे नहीं लगा कि क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आया था, नहीं आता, NCERT काफ़ी है। इम्यूनोलॉजिकल सर्जिकल मेथड, आयोडीज, एमनियोसिंथेसिस, फीमेल फीटिसाइड। अब आप कभी नोटिस करना, आपके सिलेबस के पॉइंटर में दिया है फीमेल फीटिसाइड, लेकिन बाकी पॉइंटर्स में नहीं दिया है। जैसे अगर बाकी TGT PGT का अलग स्टेट का आप देखोगे तो वहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर कोई चीज़ सिलेबस में मेंशन है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। रीज़न ये है कि आप अपने स्टेट का सेंसस देखोगे तो आपको असली चीज़ पता चल जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है। फिर ये दिया है MMR, मतलब मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, IMR, MTP, STD। तो MMR और IMR जो है ना, वहाँ पे इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। फिर STD काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए STD को आपको
रेफरेंस बुक इम्यूनोलॉजी में जो भी ऊपर दिखा ना, 1-2 बुक कोई भी बुक आप देख लेना, उससे मिल जाएगा, क्योंकि इसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस इजी नहीं आ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल डिसफंक्शन, कॉजेज, इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, क्यूरेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। और MTP जो है ना वो आपको न्यूज़ में मिल जाएगा, देख लेना। रिसेंटली आई गेस कोई अमेंडमेंट वगैरह हुआ है। आगे देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। फिर इंडस्ट्रियल, केमिकल, ड्रग, अल्कोहल। ड्रग भी दिया है, अलग से मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि जो ये मान लो इंडिया है, ये जो इधर साइड रीजन है ना, इधर साइड ये जैसे ये इधर साइड है राजस्थान, गुजरात यहाँ पड़ेगा राजस्थान इधर साइड, फिर ये हरियाणा मान लो, इसको मान लेते हैं हरियाणा। तो यहाँ पे क्या है, इधर साइड ड्रग्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रहता है, इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है। फीमेल फीटिसाइड ड्रग, तो कोई भी चीज़ मेंशन है ना तो उसको मत कभी सोचना मत कि फालतू में मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है। वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा और रिलेट करके आपसे पूछा जाएगा आपके स्टेट से। अल्कोहल, मेडिकली असिस्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, गिफ्ट, IUT, टेट, जिफ्ट और एम्ब्रियो कल्चर। एक और दिया है। अब वहाँ पे क्या किया था, जो HTET PGT है वहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर करके छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे आप देखो कैसे पॉइंटर्स में दिया है। हेल्थ एंड डिजीजेस, टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, इम्यूनोलॉजी, इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, उनके डिफ्रेंसिएशन, लिम्फोसाइट्स, ट्रैफिक, नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, सेल mediated immunity, immunological memory, autoimmunity, allergies, HLA system in human, MHC haplotypes। तो ये जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, UP PGT में भी बने थे, लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे दिया है कि ट्रांसप्लांटेशन के टाइप्स क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्या होंगे, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर यहाँ भी दिया है। तो आपने देखा कि डिसऑर्डर 2 बार पॉइंटर्स में दिया था, लेकिन बताएंगे नहीं, पर जो बाकी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं वहाँ पे डिसऑर्डर से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, तो यानी कि थोड़ा ध्यान देना होगा। इटियोलॉजी ऑफ HIV क्या है, HIV यहाँ पे STD भी दिया है, HIV भी दिया है, तो HIV काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। टाइप्स क्या है, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कैंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कैंसर से क्वेश्चंस बने हैं एक बार। ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़ क्या है, एडिक्टिव ड्रग डिपेंडेंसी क्या है, इल इफेक्ट्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, अब्यूज़ इन द एडोलेसेंस एंड मैनेजमेंट। तो आप खुद ही देख लो कि किस तरीके से पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ये ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, एडिक्टिव ड्रग डिपेंडेंसी, इल इफेक्ट्स क्या है, तो आपको काफ़ी सारे मतलब आई गेस 20, 25, 30, 40, 50 इतने भी करके 30, 40 तो पक्का ड्रग्स देख लेना और उनके इल इफेक्ट्स देख लेना। आगे देखते हैं, जो NCERT में ना भी दिया हो तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रैटेजीज़ क्या है, फूड प्रोडक्शन इन्हांसमेंट के लिए NCERT काफ़ी है। एनिमल हस्बेंड्री, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी है NCERT। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्लांट ब्रीडिंग, HYV ऑफ कॉमन सीरियल्स, पल्सेस, बायोफोर्टिफिकेशन, SCP, टिश्यू कल्चरिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टेक associated and use of microbes in household industry, medicine, bioactive molecules, sewage treatment, STP, गंगा यमुना एक्शन प्लान। तो अगर आपसे ये जो है ना गंगा यमुना एक्शन प्लान, इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाए और आपसे ईयर वगैरह पूछे या इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे या कुछ और पूछे तो चौंकना मत, क्योंकि सिलेबस के पॉइंटर्स हैं, जो भी पॉइंटर्स आपको मिले उनको थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायोफर्टिलाइज़र के नाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्या है, अच्छा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स देख लेंगे। तो अगेन जेनेटिक्स में जो डिसऑर्डर वाला टॉपिक है उसको आपको NCERT के बाहर से भी करना पड़ेगा, बाकी सब NCERT से ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, 2 जीन, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जनरल properties of the mutation, adaptation versus mutation, molecular basis of gene mutation, DNA repair mechanism, pedigree analysis से क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन कैरियोटाइप, बैंडिंग, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। YX लिंक जीन्स, न्यूमेरिकल लिख दिया है कीवर्ड में, तो न्यूमेरिकल आपको पक्का सॉल्व करके जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स, रिलेटेड सिंड्रोम्स, तो सिंड्रोम दिया है ना, तो आपके पास 50 से 60 सिंड्रोम रेडी होने चाहिए जेनेटिक्स में। यहाँ से
क्योंकि जो बीमारी है वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, डिजीज़, डिसऑर्डर्स, सिंड्रोम, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अगेन पॉइंटर है डिसऑर्डर। फिर आगे हम जाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, आरएनए, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको बोल देंगे मोल बायो, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं, तो इसको आपको, अगर आप एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हो तो भी चलेगा। सर्च for genetic material, RNA evolved replication, transcription, processing of the RNA genetic code, translation, post translational modifications, ribosome उनके proteins, और regulation of gene sequence, comparison, gene expression, DNA fingerprinting, gene mapping, chromosome binding, restriction enzymes, nucleotide sequence comparison, homologies, molecular clock। और वहाँ ऊपर हमने एक और क्लॉक देखा था। दोनों के लिए आपके पास एक एक पेज के नोट्स होने चाहिए। जेनेटिक्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, मेडिसिन, ह्यूमन बिहेवियर, मिसयूज़ ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग, जीन थेरेपी, HGP। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिसयूज़ ऑफ जेनेटिक्स, अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि क्रिस्पर के बारे में बता दो, जीन एडिट वगैरह कर लेते हैं ना आजकल, तो वो इसी पॉइंटर से क्वेश्चन बन सकता है। जीन एडिटिंग टूल्स, आगे देखेंगे कहाँ गया, जेनेटिक काउंसलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, GEAC करके NCERT में दिया हुआ है। जीन थेरेपी, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन एक्टिविटी इन प्रो एंड यूकैरियोट्स, सिग्नल्स फॉर जीन कंट्रोल, हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर्स, टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, स्टेम सेल जीन थेरेपी, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियोफेजेस, टाइप्स, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। तो ये क्या, ये जो आप देख रहे हो ना बैक्टीरियल, ये माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही सुंदर तरीके से एक बुक है, उसमें दिया हुआ है। फिर इवोल्यूशन की बात करूं तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कॉस्मिक इवोल्यूशन। अगर आपसे कॉस्मिक इवोल्यूशन पे क्वेश्चन बनाए तो चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस के पॉइंटर्स में दिया है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू बायोकेमिकल इवोल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या है, ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेटा, इवोल्यूशन ऑफ मेजर वर्टिब्रेट क्लासेस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये देखिए, अगर मेटाजोआ से क्वेश्चन काफ़ी डीप में बने, अगर कॉर्डेटा से काफ़ी डीप में बने, वर्टिब्रेट की क्लासेस से काफ़ी डीप में बने, हॉर्सेस वगैरह के अगर एवोल्यूशन आपसे पूछे तो चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस के पॉइंटर्स में दिया है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और जेनेटिक वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी-वीनबर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके प्रिंसिपल्स और उनके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बन सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, अडाप्टेशन, ये क्या बोलते हैं, अडाप्टिव रेडिएशन और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेरिएशन। अब देखेंगे कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए और उनके एनालिसिस। ये 4 से 5 दिन लगे बनाने में, तो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त है, तो बस वही। HTET PGT 2022 बायो टॉपिक वाइज एनालिसिस, 59 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे 2022 में 14 क्वेश्चंस थे जो NCERT से नहीं आए थे, आउट ऑफ NCERT थे। तब भी अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, 45 क्वेश्चंस NCERT से आए थे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर बाकी क्वेश्चंस ना भी करो तो अगर 45 में से आपके 40 क्वेश्चन सही थे तो भी सही है, चलेगा। ठीक, देखते हैं। इकोलॉजी से सबसे ज़्यादा आए थे, 10 क्वेश्चंस थे। ये 10 का मतलब होता है इतने क्वेश्चंस आए थे। प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चंस थे, एनिमल किंगडम से 8 क्वेश्चंस थे, मोल बायो यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो 5 क्वेश्चंस थे, सेल बायो से 4 थे, बायोटेक से 4 थे, ह्यूमन फिजियो से 4 थे, जेनेटिक्स से 3 थे, इम्यूनोलॉजी से 3 थे, इवोल्यूशन टाइम स्केल से, इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि फेमस टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हर PGT वाले एग्जाम में पूछते हैं। माइक्रोबायो से 2 थे, प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी से 2 थे, प्लांट किंगडम से 2 थे, लिविंग वर्ल्ड। एक चीज़ मैंने देखा कि आपके एग्जाम में एक बार बस खाली आया था, काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस आ गए थे। उसके बाद से काफ़ी पुरानी बात है, 2016 या 2011 आई गेस, उसके बाद से प्लांट किंगडम का वेटेज बहुत कम है। लेकिन जो यूपी का एग्जाम होता है वहाँ पे प्लांट किंगडम का भी वेटेज उतना ही होता है जितना कि एनिमल किंगडम का होता है। तो ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज आप देखो
बस पहले आप ईयर वाइज देख लो, इकोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उनका फेवरेट है। तो अब हम 2021 का देखेंगे। यहाँ पे ये है और 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से आए थे। तब भी अगर आप देखोगे तो भी 44 क्वेश्चंस तो बन रहे थे ना एनसीईआरटी से, तो इनमें से मान लो अगर आप एकदम 100% एक्यूरेट 40 क्वेश्चंस करके आते तब भी सही था। तो देखते हैं। तो एनसीईआरटी इसीलिए अपने आप में वो फाउंडेशन बनाता है। एनिमल किंगडम से 12 क्वेश्चंस आ गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए गए थे। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 9 क्वेश्चंस थे। तो आप नोटिस करोगे जो पैटर्न है ना इनका, वो एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इन सब के इर्द गिर्द, और प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिर इनसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और देख लेते हैं। ये है प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी 4 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी 3 है, जेनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, प्लांट किंगडम से 2, एनिमल बिहेवियर से भी आ गए थे 2 क्वेश्चन। अब देखिए ना वहाँ पे दिया था एनिमल बिहेवियर, ना वहाँ पे दिया था, यानी कि HPSC PGT में भी मेंशन नहीं कहीं पे और HTET PGT में भी मेंशन नहीं है। तो जब सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो एनिमल बिहेवियर दिया नहीं है, लेकिन PYQ में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एनिमल बिहेवियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, यही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो क्या कर सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, माइक्रोबायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, बायोटिक से 1 है, हेल्थ से 1 है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से 1 है, इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन है। ये 2021 का एनालिसिस है। आगे देखेंगे 2020 में 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के बाहर से थे। अब भी अगर हम देखें तो इतने होंगे ना, 639 और 325, तब भी 36 क्वेश्चन हुए ना। तो अगर आपका एनिमल किंगडम काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन आए थे, प्लांट किंगडम ठीक ठाक है, तब भी आप 42 से 43 क्वेश्चन सही कर लेते। देखते हैं 2020। प्लांट किंगडम से 11 क्वेश्चन थे, एनिमल किंगडम से 8 क्वेश्चन थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन थे, सेल बायो से 6, प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से 4 हैं। और ध्यान रहे जो प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी है यहाँ पे एनसीईआरटी तक ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इकोलॉजी में 4 है, मोल बायो से 4 है, बायोटिक से 3 है, जेनेटिक्स से 3 है, टॉक्सिकोलॉजी से 2 है, माइक्रोबायोलॉजी से 2 है, प्लांट फैमिली से एक क्वेश्चन आया है। तो अगर आप देखोगे ना तो प्लांट फैमिली अगर मान लीजिए आप रटने बैठ गए, सारे के सारे रटे जा रहे हो, तो मूर्खता है। पढ़ना है लेकिन एक प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ाई करी जाती है कि पता चला प्लांट और एनिमल किंगडम छोड़ के और मोल बायो को छोड़ के आप प्लांट फैमिली रट रहे हो, सारी की सारी फैमिली क्वेश्चन आने 1, 2, 3 या हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं। आगे है कि एनिमल टिश्यूज़, इवोल्यूशन और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इसलिए एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्टोरेज फुल है। 2019 प्लांट किंगडम से 10 क्वेश्चन थे, मोल बायो से 10 क्वेश्चन थे। तो आप देखोगे प्लांट किंगडम से एक बार 1 क्वेश्चन आया था, एक बार 1 क्वेश्चन आया था, एक बार 2 क्वेश्चन आया था, एक बार सीधे 10 क्वेश्चन आ गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सबको छोड़ के आप नहीं जा सकते। एनिमल किंगडम 6 है, प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी से 6 है, सेल बायो से 5 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 5 है, जेनेटिक्स से 3 है, बायोटिक और जेनेटिक्स से 3 है, टॉक्सिकोलॉजी से 2, माइक्रोबायो से 2, प्लांट फैमिली से 1, एनिमल टिश्यू 1, इवोल्यूशन 1 और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से 1। तो प्लांट किंगडम में कहाँ 1 क्वेश्चन था, सीधे उठा के 10 क्वेश्चन कर दिया है। और एनिमल किंगडम में कहाँ 12 क्वेश्चन थे, सीधे उठा के उसको हाफ किया है, 6 किया है। तो यानी कि रैंडम तरीके से रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 19 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के बाहर से आए थे। आगे देखते हैं 2018 का। यहाँ पे अगर हम देखें तो एनिमल किंगडम से 12 क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम से 8 है, मोल बायो से 7 है, प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से 6 क्वेश्चन है, प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी से 5-5 यानी कि टोटल 10, सेल बायो से 4 है, इकोनॉमिक बॉटनी से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि इसको भी पढ़ना पड़ेगा। प्लांट एनिमल बायोटिक से 2 है, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से 2 है, टैक्सोनॉमी से 2 है, जेनेटिक्स से 1 है, बायोमोलिक्यूल से 1 है, प्लांट फैमिली से 1 है। फिर से आप देख लो, प्लांट फैमिली से वहाँ भी 1 क्वेश्चन था, यहाँ भी 1 क्वेश्चन है, पर और ये माइक्रोबायो से 1 है। ये बनते देर नहीं लगेगी। प्लांट फैमिली से कब 8 क्वेश्चन बनेगा, 1 क्वेश्चन से पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा प्लांट किंगडम 1 था, 1 से सीधा 10 में चेंज हो गया। लेकिन फिर भी हम पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। पहले हम जब पढ़ाई करेंगे तो पहले एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और बाकी चीज़ें कंप्लीट एक प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर अप्लाई करते हो और उसके बाद उसके हिसाब से रिविजन करते हो तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप देखो AK
एनिमल किंगडम से सीधे 14 क्वेश्चंस बनाए गए। ये 2016 की बात है। तो पहले एक को बहुत वेटेज देते थे, फिर थोड़ा सा रिड्यूस किया है, थोड़ा और कम किया, थोड़ा और कम किया है। तो अब कोशिश इनकी ये रहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि बराबर बराबर बांट दो, कम ज़्यादा मत करो। देखते हैं मोल बायो 7 क्वेश्चन। एक चीज़ आप देखना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स इन और फिजियोलॉजी, इन सब से क्वेश्चंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, पर प्रायोरिटी ऑर्डर वही है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 0 क्वेश्चन आए, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। तो कुछ फेवरेट इनके टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान देना होता है। ये है प्लांट किंगडम 4, प्लांट फिजियोलॉजी 3, एनिमल बिहेवियर से यहाँ भी 2 क्वेश्चन आया, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन आया था, तो यानी कि और क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। प्लांट फैमिली यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आ गया है। फिर इकोलॉजी से कहाँ एक बार 8-10 क्वेश्चन बना, कहाँ सीधा 1 क्वेश्चन बन गया। तो अब ये उम्मीद करके जाना कि इकोलॉजी अच्छे से पढ़ाई करी है तो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 क्वेश्चन आया है, तो इसलिए यहाँ पे रैंडम तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। डेवलपमेंटल बायो से 1 है, इम्यूनोलॉजी से 1 है। आगे एक लास्ट देख लेते हैं 2011 का। यहाँ पे अगेन इनका वेटेज 14 क्वेश्चन है। मोल बायो 7, बायोटिक 7, जेनेटिक्स 6, ह्यूमन फिजियोलॉजी 5, माइक्रोबायोलॉजी 5। कहाँ माइक्रोबायोलॉजी 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, सीधे उठा के 5 कर दिया है। प्लांट किंगडम से 4 है, देखिए 2 था, 2 से 4 हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी से 3 है, एनिमल बिहेवियर से भी 2 है, तो ये 2 है, ये 2 से 4 बनते देर नहीं लगेगी। प्लांट फैमिली से 2 क्वेश्चन है, इकोलॉजी से 1 है, डेवलपमेंटल बायो से 1 है, प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी से 1 है, इम्यूनोलॉजी से 1 है। और यहाँ पे आप देखो, जब 2011 की बात हो रही थी, तो मतलब आज के कुछ साल पीछे जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी से बाहर आए थे, यानी 59 - 4, तो टोटल 55 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आ रहे थे। तो उस वक्त के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए अच्छी बात थी, पर आप नोटिस करना कि जैसे जैसे साल बदला है वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। कहाँ 4 क्वेश्चंस थे और कहाँ अब 23, 19, 14, 15 इतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो हमने अभी देखा। एक चीज़ और देख लेते हैं, HPSC PGT, इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 80 क्वेश्चंस आते हैं बायो से रिलेटेड, उसमें 34 क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के बाहर से आए थे, यानी कि 46 क्वेश्चंस फिर भी एनसीईआरटी से आए थे। अब अगर 50 और प्लस 20, तो अगर आप ठीक तरीके से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन और जो टारगेटेड अप्रोच अगर आप रखते हो तो भी 20-25 क्वेश्चन आपके इनमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक, देखते हैं जो पीजीटी था 2023 का एनालिसिस किया हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 18 क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा होते हैं 18 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का लेवल ठीक था। इकोलॉजी 13 है, जैसे कि आपको बताया था इकोलॉजी अक्सर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हैं। जेनेटिक्स 7 क्वेश्चंस थे, प्लांट फिजियोलॉजी 6 क्वेश्चंस थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 6 क्वेश्चंस थे, और बायोटेक 6। तो आप नोटिस करोगे ना, इनका एक पैटर्न है, चाहे एचटेट हो चाहे HPSC हो, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब इनके फेवरेट हैं। सेल बायोलॉजी, फिर प्लांट एनाटॉमी से 5 है, डिजीज़ और ड्रग से 4 है, और देखिए यहाँ पे एनिमल किंगडम का वेटेज कितना कम कर दिया है, 3 कर दिया है सीधा। अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ सोचा कि एनिमल किंगडम पढ़ लेते हैं, और यहाँ उसमें 14 आ रहे थे, 12 आ रहे थे, 11 आ रहे थे, यहाँ पे क्या पता आ जाए, 3 आए ना, तो इसलिए कोई भी टॉपिक को जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ आप मान के चलना, जैसे इकोलॉजी 10 क्वेश्चन से सीधा 2 पे आ गए, एनिमल किंगडम इतना कम कर दिया, फिर एक बार बढ़ा दिया, फिर घटा दिया। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो ये कभी मत सोचना कि यहाँ से 10 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। जैसे आप अगर देख रहे होगे एनिमल फिजियोलॉजी 18 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 10 कर दें, तो चौंकना नहीं चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में एक चीज़ मैं आपको डार्क रियलिटी बता दूं, वो ये है कि उनको बेस्ट माइंड्स नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए कि फ़िल्टर करना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को,
फ़िल्टर। तो उनका अप्रोच नेगेटिव है, उनका अप्रोच पॉजिटिव है ही नहीं। अगर होता तो जो बाकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसे आपसे जीके पूछा जा रहा है, आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है, आपसे रीजनिंग पूछी जा रही है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मैथ्स टेस्ट करना है तो आप बायो के न्यूमेरिकल्स डाल दो ना, क्या ज़रूरत है अलग से रीजनिंग वगैरह करवाने की। और ऐसा थोड़ी होता है कि ये सब करने के बाद दी बेस्ट टीचर्स उनको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे टीचर्स को, वो ये पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एकदम अलग बन जाते हैं। तो कई बार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है कि जो आपका टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी घटिया है। जैसे आप यूरोपियन स्टैंडर्ड को देखोगे, वो बहुत अलग है। वहाँ पे उनका फोकस होता है कि टीचर को ऐसे वो लोग रिक्रूट करते हैं कि जो बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि इंटरेस्ट आए, ना कि टीचर खुद ही एक रोबो है। पर ये दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे इसी तरीके से करिकुलम बनाया गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गया हमारा 80 क्वेश्चन हैं, आते हैं इससे 20 अलग अलग होता है वो। उसमें थोड़े से पैसेज होते हैं अंग्रेजी के, और थोड़ा सा मतलब रीजनिंग होगा, थोड़ा सा ये वो फालतू बकवास, तो वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, जो ये एचटेट है ना, एचटेट, यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो, इसकी जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो इसमें और भी आते हैं। जैसे 59 है तो टोटल 150 होता है। तो आपको इस पे अगर मान लीजिए आप टोटल टाइम का 45% देते हो, तो बाकी इस पे भी 50-50 कर सकते हो, लेकिन इसको मत छोड़ना, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जो 150 है, मान लो 150 है टोटल, ठीक, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बचे कितने, इसको भी डिवाइड कर लो, 60, 6 6 12, और यहाँ 10 था, 13 14 15 30 90, ठीक। तो यहाँ पे जैसे उसमें मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि मार्किंग का पैटर्न क्या है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ है इंग्लिश, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एक पैसेज डेली पढ़ सकते हो। सेम चीज़ है कि रीजनिंग अगर आपका वीक है, थोड़ा ठीक कर लो, जो आपको लगे जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। पेडागॉजी आई गेस थोड़ा सा ईजी होता है, तो वहाँ पे अगर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि यहाँ पे अगर कुछ मार्क्स कम होते हैं तो दिक्कत ना आए, ठीक। तो बायो का क्या अप्रोच रहेगा हमने देख लिया, बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए हमने देख लिया, और एचटेट हो या HPSC PGT, दोनों में NCERT तो सफिशिएंट नहीं है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था कि बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक इकोलॉजी का और ह्यूमन फिजियोलॉजी का उसके PYQ को एनालिसिस अच्छे से किया है, बस अपलोड करना बाकी है। तो इसका PDF अगर आपको चाहिए, कुछ एरर्स मुझे दिखें तो इसको एडिट कर लूँ या फिर डायरेक्ट PDF अपलोड कर दूँ, आप बता देना कमेंट करके। PDF अगर आपको चाहिए, करना तो है ही इसका PDF अपलोड, ठीक। और ये वाला जो एनालिसिस है, कहाँ गया, ये तो चार्ट है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये एक चार्ट बनाने में काफ़ी सारे घंटे गए हैं। तो ये एक पूरा लेक्चर जो आप देख रहे हो, इसको बनाने में 4 से 5 दिन टोटल गए थे। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। और इस वाले दिसंबर में कोई हेल्प नहीं हो सकती है। जो PYQ मैंने अपलोड किए हैं, जो प्लस अलग अलग एग्ज़ाम जैसे GIC के और बाकी एग्ज़ाम्स के, उनके आप नोट्स बना सकते हो, और उसके बाद जो अपने जैसे आप पढ़ाई कर सकते हो कर लो। नेक्स्ट डे अगर मुझे टाइम मिलता है तो हेल्प करने के लिए कोशिश मैं करती हूँ, ठीक। सो थैंक यू।